तो इस सेमेस्टर में हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। क्या है परटर्बेशन? आप सबको पता है कि श्रोडिंगर की इक्वेशन है एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर हम ई की जगह इसका एनर्जी ऑपरेटर ले लेते हैं एच साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई। ये क्या है? एनर्जी का ऑपरेटर है। ठीक, तो ये टाइम डिपेंडेंट हो जाती है। जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में परटर्बेशन पढ़े थे उसमें जो हमारा हैमिल्टोनियन था वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता था, टाइम इंडिपेंडेंट था। तो वहां पर हमने तो उसके लिए स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या है, जो हैमिल्टोनियन है उसके दो पार्ट हैं, पहला एच जीरो, दूसरा एच डैश। एच जीरो वही अनपर्टर्ब्ड स्टेट के लिए हैमिल्टोनियन है जिसका स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। एच डैश क्या है? एच डैश एक स्मॉल परटर्बेशन टर्म है जो कि टाइम पर डिपेंड करती है। तो जो आपका हैमिल्टोनियन है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। एच जीरो किसी भी वेव फंक्शन फाई एन के ऊपर ऑपरेट होता है और हमें एक एन इसकी आइगन वैल्यू ई एन और फाई एन ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट के लिए है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो अनपर्टर्ब्ड स्टेट है या स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है इसमें हैमिल्टोनियन में अगर कोई परटर्बेशन टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन अप्लाई हो जाता है तो जो इसकी वेव फंक्शन है, स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन है और एनर्जी वैल्यूज है उनमें क्या चेंजेस आते हैं ये हमको कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट मेथड को अप्लाई करेंगे। क्योंकि टोटल जो आपका हैमिल्टोनियन है वो टाइम पर डिपेंड करता है, इसलिए हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कंसीडर करेंगे। और जो आपका वेव फंक्शन होगा यहां पर लिख देता हूं मैं, तो साई एन आर टी, ये जो आपका वेव फंक्शन होता है ये पोजीशन या स्पेस कोऑर्डिनेट पर और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है। दैट इज इक्वल टू समेशन ओवर ए एन टी। ये ए एन क्या है? ए एन कांस्टेंट है जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पर। अगर आपको याद हो फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की थी तब ये जो कांस्टेंट था ये टी पर डिपेंड नहीं करता था। क्योंकि हमारी जो परटर्बेशन टर्म है ये टी डिपेंडेंट है इसलिए हमने ये कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? फाई एन आर, मतलब फाई एन एक वेव फंक्शन है जो कि सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन पर। और टाइम के लिए एक तीसरा पार्ट होता है माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस। ये टाइम पर डिपेंडेंट पार्ट होता है जिसको हम फेज पार्ट भी बोलते हैं। आमतौर पर वे ये आपका टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के लिए हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी साई और टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन टाइम स्पेस डिपेंडेंट वेव फंक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। एच टोटल हैमिल्टोनियन है जिसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट एच जीरो अनपर्टर्ब्ड स्टेट के लिए वेव फंक्शन है जो कि जिसका सॉल्यूशन जो फाई एन पर अप्लाई होता है और इस तरह से एक आपको सॉल्यूशन देता है। इसको हम स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन कहते हैं।
एच डैश एक स्मॉल परटर्बेशन टर्म है जो टाइम पर डिपेंड करेगी, तो इसलिए हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर, क्योंकि टोटल हैमिल्टोनियन हमारा टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये हमारा वेव फंक्शन है। इस मेथड को टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी भी कहते हैं, और वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा, ये ए एंड टी। अब यहां पर एक ध्यान रखने की जरूरत है, जो हमारा टोटल वेव फंक्शन है साई एन आर टी, ये ए एन जो कि कांस्टेंट है वो टी पर डिपेंड कर रहा है, और फाई एन स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। तो आगे से मैं इस टोटल जो ये जो आपका वेव फंक्शन है साई एन आर टी, इसको ऐसे लिखूंगा, समेशन ओवर एन ए एन फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस। तो इसमें आपको ये समझना है कि ए एन जो कांस्टेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है, फाई एन वेव फंक्शन का पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, और ये फेज पार्ट है। ये आपको अपने आप से जान के रखना है कि अब मैं ये ए एन टी का फंक्शन, फाई एन आर का फंक्शन ऐसे ना लिख के, बस ए एन मतलब टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट, फाई एन पोजीशन डिपेंडेंट या स्पेस कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब एच जीरो को भी मैं यहां पर लिख देता हूं, एच जीरो फाई एन इज इक्वल टू ई एन, फाई एन एक अनपर्टर्ब स्टेट का स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है, साई एन आर टी इज इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन फाई एन ई की पावर आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस। हमारा वेव फंक्शन एच साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एच जहां पर टोटल हैमिल्टोनियन है, इसके दो पार्ट है, एच जीरो प्लस एच डैश। तो अब ये एच का एच जीरो प्लस स्मॉल परटर्बेशन टर्म और साई की ये वैल्यू इस इक्वेशन में, जो श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, उसमें अगर हम रखें तो क्या हमको आएगा, एच जीरो प्लस एच डैश समेशन ओवर एन ए एन फाई एन टी की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी समेशन ओवर एन ए एन फाई एन टी की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस। अब इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, समेशन ओवर एन ए एन एच जीरो वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा, फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस प्लस एच डैश समेशन ओवर एन ए एन एच डैश फाई एन ई की पावर आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस इज इक्वल टू, अब ये क्या है, डेल बाई डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर इस में दो क्वांटिटी हैं जो टी पर डिपेंड कर रही हैं, फाई एन टी से इंडिपेंडेंट है तो इंटीग्रल इससे डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ए एन टी पर डिपेंड करता है और एक टी कहां पर है, यहां पर है, तो इसको हम बाई पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे। आप जानते हैं कैसे करते हैं, आई एच क्रॉस समेशन ओवर एन ए एन डेल फाई एन ओवर डेल टी। क्या होता है, अगर दो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, पहले का करते हैं, दूसरे को एज इट इज लिखते हैं, फिर दूसरे का करते हैं प्लस में, तो पहले को एज इट इज लिख देते हैं, ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस प्लस आई एच क्रॉस समेशन ओवर एन ए एन
फाई एन। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आई ई एन अपॉन एच क्रॉस नीचे आ जाएगा और ई की पावर ये एच डी आ जाएगी। ये डिफरेंस इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब एच जीरो फाई एन, इस इक्वेशन से हमें पता है एच जीरो फाई एन क्या देता है, ई एन फाई एन। तो हम इसको लिख लेंगे यहां पर समेशन ओवर एन ई एन फाई एन, एच जीरो फाई एन, एच जीरो फाई एन क्या देगा, ई एन फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस प्लस एच डैश फाई एन के ऊपर ऑपरेट होगा, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि एच डैश है क्या, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे समेशन ओवर एन ई एन एच डैश फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस इज इक्वल टू, अब ये क्या है, डेल फाई एन अपो, सॉरी गलत, मैंने गलत लिख दिया, फाई एन पर अप्लाई नहीं होगा, ये किस पर अप्लाई होगा, ए एन पर, क्योंकि फाई एन डिपेंड नहीं करता है टी पर। तो डिफरेंशियल किसका होगा, डेल ओवर डेल टी ए एन का। तो डेल ओवर डेल टी ए एन को हम क्या लिखेंगे, ए एन डॉट, तो समय आई एच क्रॉस समेशन ओवर एन ए एन डॉट, ए एन डॉट का मतलब इसका ए एन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस। अब इसको देखते हैं, यहां पर एच क्रॉस है, ये इस एच क्रॉस से ये एच क्रॉस कट जाएगा, आई और आई की मल्टीप्लीकेशन आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन, और माइनस ये है तो ये आ जाएगा प्लस समेशन ओवर एन ए एन फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस। अब ये तो एक इसमें ई एन और है, ये वाला टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, समेशन ओवर एन ए एन एच डैश फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस समेशन ओवर एन ए एन डॉट फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस, ये बच जाएगा। अब मैं इन सबको तो समेशन ओवर एन ए एन एच डैश एन फाई एन ई की पावर ई आई एच क्रॉस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस समेशन ओवर एन ए एन डॉट फाई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस। अब हमें वेव फंक्शन, अब आमतौर पर जब इस तरह की इक्वेशन कोई भी आती है तो हम वेव फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है वो, ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी। ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक वेव फंक्शन है कोई भी फाई के स्टार और फाई एन, यानी वेव फंक्शन और दूसरे वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इनके मल्टीप्लिकेशन, और इसको पूरे स्पेस के लिए, स्पेस का मतलब क्या है, डीटो क्या है, dx dy dz, हम इंटीग्रेट अगर करें तो हमको एक ये होता मिलता है क्रोनिकर डेल्टा। इसको क्या कहते हैं, क्रोनिकर डेल्टा। डेल्टा के एन के दो मान हो सकते हैं, पहला होता है 0, दूसरा होता है 1।
जीरो कब होता है? जब k इज नॉट इक्वल टू n, और 1 कब होता है? जब k इज इक्वल टू n। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? वेव फंक्शन की ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी। तो हम उसी का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें कोई भी वे स्पेस डिपेंडेंट वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे स्पेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो किया, और हमें ये भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि समेशन और इंटीग्रेशन इंटरचेंजेबल है। तो समेशन ओवर एन, ए एन किस पर डिपेंड करता है? टी पर। इसलिए इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? स्पेस के। स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी टाइम कोऑर्डिनेट। तो इसलिए ये इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ये भी जो है ये भी टाइम डिपेंडेंट है, ये भी इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस इंटीग्रेशन के ये ले लेता हूं मैं फाइव के स्टार, आप एम पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं, एच डैश फाइव एन डी टू। क्या है? हम इसको पूरे स्पेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब dx dy dz। और तो इसमें जो स्पेस डिपेंडेंट पार्ट है या पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है सिर्फ वही रहेंगे इस इंटीग्रल के अंदर, बाकी कांस्टेंट के तरह ट्रीट होंगे और बाहर आ जाएंगे। तो an जो कि टाइम पर डिपेंड करता था वो बाहर आ गया, e की पावर माइनस आई ई एन टी और एच क्रॉस ये भी टाइम डिपेंडेंट था, ये भी बाहर आ गया, अंदर सिर्फ इतने बचे। एज इक्वल टू, अब यहां आ जाते हैं, आई एच क्रॉस समेशन ओवर एन, यहां पर भी जो टाइम डिपेंडेंट है वो बाहर आ जाएंगे। क्या है? ए एन डॉट ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस, ये बाहर आ गया। इंटीग्रल में क्या बचेगा? फाइव के स्टार फाइव एन डी टू। अब इसको, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम ड्राक नोटेशन में लिखेंगे। ड्राक नोटेशन में क्या है? हमें पता है कोई भी इंटीग्रल अगर इस तरह से है, फाइव के स्टार एच डैश फाइव एन डी टू, उसको ड्राक नोटेशन में हम क्या कैसे लिख सकते हैं? ऐसे के एच डैश एन और एच डैश के एन, मतलब इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? समेशन ओवर एन ए एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस एच डैश के एन। एच डैश के एन का मतलब क्या है? ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई एच क्रॉस समेशन ओवर एन ए एन डॉट ई की पावर माइनस ई एन टी ओवर एच क्रॉस, ये क्या है? क्रॉनिकल डेल्टा, डेल्टा के डेल्टा एन। अब इस इंटीग्रल में, सॉरी समेशन में एन के सारी वैल्यू है जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, 0 1 2 3 ए बी सी डी के एल एम एन ओ पी सारी सब वैल्यू हैं। लेकिन हमें पता है ये जो क्रॉनिकल डेल्टा है इसका मान सब वैल्यू के लिए 0 है, सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए इसका मान 1 आता है। जब इसमें आप ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, ये जो समेशन है आई एच क्रॉस ए वन डॉट ई की पावर माइनस आई एन की जगह 1 ले लिया टी अपॉन एच क्रॉस इंटू डेल्टा के 1 एंड सो ऑन। एक टर्म क्या आएगी? आई एच क्रॉस ए के डॉट ई की पावर माइनस आई ई के टी अपॉन एच क्रॉस डेल्टा के। तो जहां पर ये डेल्टा के आएगा वहां तो इसका मान जो मल्टीप्लीकेशन में इसका मान 1 होगा, बाकी सब जगह इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बचेगी। क्या? जहां इसका मान
1 होगा, वो क्या होगी जब n इज इक्वल टू k होगा। तो ये क्या आ जाएगी, आई एच क्रॉस ए के डॉट ई की पावर माइनस आई ई के टी ओवर एच क्रॉस, ये बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे, इधर आके ये क्या होगा 1 अपॉन, जब आप इसको इधर लाओगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस आई ई के टी अपॉन एच क्रॉस। 1 अपॉन ऊपर जाके ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, आई एच क्रॉस ए के डॉट इज इक्वल टू समेशन ओवर एन टी एन ई की पावर आई ई के माइनस ई एन। ये इधर आकर अपॉन में आएगा, ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस ले लिया। तो माइनस ई एन यहाँ आ जाएगा, टी अपॉन एच क्रॉस एच डैश टी। अब हम कंसीडर करेंगे कि एच जो हमारा टोटल हैमिल्टन एक, वो एच जीरो प्लस लैम्डा एच डैश है। लैम्डा कोई कांस्टेंट है। तो अब जो हमारे ये टाइम डिपेंडेंट ये कांस्टेंट है ए के और ए एन, इनको हम लैम्डा की टर्म में एक्सपेंड करेंगे। क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए एन जीरो प्लस लैम्डा ए एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ए एन टू। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो यहां क्या आ जाएगा, ए एन डॉट डी ए एन बाई डी टी, ए एन डॉट से हम करते हैं ए एन जीरो डॉट प्लस लैम्डा ए एन वन डॉट प्लस लैम्डा स्क्वायर ए एन टू डॉट। ये सब मान इस इक्वेशन में रखें तो क्या आएगा, आई एच क्रॉस ए के की जगह क्या रख देंगे, ए के जीरो डॉट प्लस लैम्डा ए के वन डॉट प्लस लैम्डा ए के टू डॉट एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अभी लिख नहीं रहे। इज इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन जीरो प्लस लैम्डा ए एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ए एन टू प्लस एन सो ऑन ई की पावर माइनस आई। और ये जो ई के माइनस ई एन अपॉन एच क्रॉस है, इसको हमें पता है ई इज इक्वल टू होता है एच क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन एच क्रॉस। तो ई के अपॉन एच क्रॉस ओमेगा के, ई एन अपॉन एच क्रॉस ओमेगा एन, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ओमेगा के एन। ओमेगा के एन का मतलब क्या है, ओमेगा के माइनस ओमेगा एन, मतलब ई के माइनस ई एन अपॉन एच क्रॉस। तो ओमेगा के एन टी नोट माइनस इट इज प्लस, ठीक है। लैम्डा एच डैश के एन, जब आप इस लैम्डा की यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा लैम्डा ए एन जीरो लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा क्यूब, ये हो जाएगा। अब हम जैसा कि हमने वहां पे किया था,
ये इक्वेशन दोनों तभी बराबर हो सकती है जब ये जो इसके कोफिशिएंट है लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे। क्लियर है बात? कब होगी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल कब होंगी? जब लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट एक दूसरे के सेपरेटली इक्वल होंगे। तो हम यही करेंगे, अब लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट को दोनों साइड से इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले लैम्डा की पावर 0 यानी 1 का कोफिशिएंट, यहां पर लैम्डा की पावर 0 1 का कोफिशिएंट है ये आई एच क्रॉस ए के 0 डॉट। इधर लैम्डा की पावर 0 का कोई कोफिशिएंट नहीं, पहला कोफिशिएंट लैम्डा की पावर 1 का है, तो इस साइड से क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से लैम्डा की पावर 1 के कोफिशिएंट को इक्वेट करें। लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, ये है ए के 1 डॉट इज इक्वल टू, यहां पर लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट ये है समेशन ओवर n ए एन 0 e की पावर आई ओमेगा के एन टी एच डैश, ये इसी तरह से लैम्डा की पावर 2 का कोफिशिएंट ये डबल डॉट आ जाएगा, यहां पर ये है और यहां पर ये आएगा, यानी कि इधर 1 है तो इधर 0, यहां पर 2 आ जाएगा तो यहां पर 1, यहां पर 3 आएगा तो यहां पर 2, इससे एक कम है तो आप एक जनरल लिख सकते हो कोई भी एक कोफिशिएंट, क्या आई एच क्रॉस हो रहा है इसमें आई एच क्रॉस ए के डॉट एस प्लस 1 क्या होगा समेशन ओवर n ए एन एस, यानी कि इससे एक कम e की पावर आई ओमेगा के एन एच डैश के एन, ये एक जनरल आपका कोफिशिएंट है। तो जब आप लैम्डा के, आपको याद होगा जब हमने किया था, जब लैम्डा की पावर 0 जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन, लैम्डा की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, लैम्डा की पावर 2 सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन क्यों जरूरत है हमको उसकी, क्योंकि यहां से हम निकालेंगे ए के 0 या ए एन 0 और उसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन देख लेते हैं, इसको मैं क्या है जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन, लैम्डा की पावर 0 का कोफिशिएंट आई एच क्रॉस ए के 0 डॉट इज इक्वल टू 0, और इसको इधर ले आओ ए के 0 डॉट इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ डी ए के 0 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए के है ये टाइम में कांस्टेंट है, मतलब ए के 0 किसका डिफरेंशियल होता है जो भी कांस्टेंट होता है, तो ए के 0 कांस्टेंट इन टाइम, टाइम में तो कांस्टेंट है, स्पेस में कैसे है उसको हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए के 0 है दैट इज इक्वल टू डेल्टा के एन, कंसीडर कर लिया ये हमने कि ये इस तरह का है, यानी कि एन या एम कुछ भी आप ले सकते हो, उसके लिए इसका मान 1 है, बाकी सबके लिए इसका मान 0 है। के इज इक्वल टू एन
के लिए इसका मान 1 रहेगा, बाकी सबके लिए 0, यानी कि ए एन 0 इज इक्वल टू 1, और इनके अलावा सबके लिए 0 होगा। ये मानते ही ये जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर, ये इसको देखते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया कि ए एन 0 इज इक्वल टू 1 फॉर के इज इक्वल टू एन, बाकी रेस्ट के लिए 0 है। एन है, एम है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, एम के लिए ले सकते हैं क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है। बुक में एम है तो आप इसको एम ले सकते हो। तो अब फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के लिए क्या करेंगे, लैम्डा की पावर 1 के कोफिशिएंट को देखेंगे। तो लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, आई एच क्रॉस ए के 1 डॉट इज इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन 0 ई की पावर आई ओमेगा के एन एच डैश के एन। तो ये ए के है, तो हमको इसमें इस ए एन 0 का मान रखना है। तो ए एन 0 का मान कब 1 है, जब ये इज इक्वल टू एम के लिए। तो ये आ जाएगा आई एच क्रॉस ए के डॉट, ये इसका ये जो समेशन है ये भी ड्रॉप आउट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ इसमें भी सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, और वो होगी क्या, आपकी n इज इक्वल टू एम, के इज इक्वल टू एम, इन ये टर्म आपकी होगी। तो क्या आ जाएगा, उसके लिए इसका मान 1 होगा। तो क्या बच जाएगा, आई ओमेगा के एम टी एच डैश के एम, और ए के डॉट इज इक्वल टू ई की पावर आई ओमेगा के एम टी एच डैश के एम और आई एच क्रॉस इनवर्स। अब ये क्या है, ये इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ये है डी बाई डी टी ए के इज इक्वल टू आई एच क्रॉस इनवर्स ई की पावर आई ओमेगा के एम टी एच डैश के एम। अब ए के का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर दो टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, ए के इज इक्वल टू आई एच क्रॉस इनवर्स इंटीग्रल ई की पावर आई ओमेगा के एम टी एच डैश के एम डी टी। अब यहां पर दो टर्म है, एक ई की पावर आई ओमेगा के एम टी और दूसरी एच डैश के एम टी। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ये जो हमारा परटर्बेशन वाली जो टर्म है, अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट होती तो ये इस इंटीग्रल से बाहर आ जाती, सिर्फ ये बचता जिसका कि हमको इंटीग्रल पता है क्या आएगा, वो हम कर सकते थे। लेकिन चूंकि दोनों ही टर्म टाइम पर डिपेंड करती है और एच डैश का हमें पता भी नहीं क्या है वैल्यू, हमने एक स्मॉल परटर्बेशन माना, तो इस इंटीग्रल को सोल्व करना मुश्किल है। इसको सोल्व करने के लिए, और ऑब्वियसली इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, इसको सोल्व करने के लिए हम दो केस कंसीडर करते हैं। पहला केस है क्या, कि जो परटर्बेशन है एच डैश, परटर्बेशन कांस्टेंट इन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एच डैश के एम के एच डैश एम है,
इसका जो मान है वो 0 होगा। किस केस में? माइनस इन्फिनिटी टी डैश 0, यानी कि 0 से कम पर हम बेसिकली हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा परटर्बेशन है, जो हमने परटर्बेशन अप्लाई किया है, वो टी डैश इज इक्वल टू 0 पर ऑन होता है और टी इज इक्वल टू टी पर ऑफ हो जाता है। टी डैश इज इक्वल टू टी पर, यानी कि टाइम टी के लिए परटर्बेशन अप्लाई होता है। इससे पहले भी 0 है और इसके बाद भी 0, यानी कि 0 होगा इसका मान किसके लिए? टी ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू रहेगा इन्फिनिटी। इन दो केस में इसका मान 0, यानी कि जो हमारा परटर्बेशन है वो टी डैश इज इक्वल टू 0 पर ऑन होता है, अप्लाई किया जाता है, और टी डैश इज इक्वल टू टी पर ऑफ हो जाता है। तो इसके बीच में हम ये मान रहे हैं कि इसका मान कांस्टेंट रहता है, परटर्बेशन कांस्टेंट इन टाइम, और कितना रहता है? एच डैश के। इसके बीच में इसका मान कितना है? एच डैश के एम, यानी कि इस टाइम में ये कांस्टेंट है। तो जो आपका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, अब इसके कितने हो जाएंगे? 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट माइनस इन्फिनिटी टू 0, दूसरा पार्ट 0 टू टी, तीसरा पार्ट टी टू इन्फिनिटी। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए के इज इक्वल टू आई एच क्रॉस इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर आई ओमेगा के एम टी डैश एच डैश के एम डी टी डैश प्लस 0 टू टी ई की पावर आई ओमेगा के एम एच डैश के एम डी टी डैश प्लस टी टू, सॉरी ये टी है, टी टू इन्फिनिटी आई ओमेगा के एम टी डैश एच डैश के एम डी टी डैश। इसका मान 0 है, इसका मान 0 है, तो क्या बचेगा? 0 से लेके टी तक। तो हम इसको ए के इज इक्वल टू आई एच क्रॉस इनवर्स 0 टू टी ई की पावर आई ओमेगा के एम टी डैश एच डैश के एम डी टी डैश। और हमें पता है कि 0 से टी में जो एच डैश के एम है वो क्या है? कांस्टेंट इन टाइम, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू आई एच क्रॉस इनवर्स एच डैश के एम 0 से टी ई की पावर आई ओमेगा के एम टी डैश डी टी डैश। ये बचा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, तो करते हैं। चलो क्या आ जाएगा? ए के डैश इज इक्वल टू आई एच क्रॉस इनवर्स एच डैश के एम। इसका इंटीग्रल क्या होगा? ई, जैसे डिफरेंशियल होता है इसी तरह से इनका इंटीग्रल होता है ई की पावर का। ये एज इट इज आ जाएगा ई की पावर आई ओमेगा के एम टी एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ई की पावर सॉरी क्या आ जाएगा नीचे? आई ओमेगा के एम 0 से टी। तो ये लिमिट है आई एच क्रॉस माइनस 1 एच डैश के एम। जब आप इसको टी रखोगे तो ये आ जाएगा टी डैश की जगह आई ओमेगा के एम टी डैश, और जब आप इसको माइनस ये लिमिट रखोगे तो 0 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा आई ओमेगा के एम। ये आ जाएगा ए के का मान।
अब आई ये क्या है, इसका मतलब है ये नीचे है, तो यहाँ क्या होगा, ये आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/आई क्रॉस। ये आई और आई दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या देंगे, माइनस देंगे। तो और हम इसको कैसे लिख रहे हैं, माइनस एच डैश के एम अपॉन एच क्रॉस ओमेगा के एम ई की पावर आई ओमेगा के एम टी -1। ये आपका ए के 1 का मान आ गया। अब अगर हमें इसी तरह से आप ए के 2 का, ए के 3 का, और ये सारे मान उस ए में रखने के बाद जो आपकी वेव फंक्शन है परटर्बेशन के बाद साई एन दैट इज इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन आई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी ओवर एच क्रॉस, ये है। तो इस जब आप ये सारे मान इसमें रखोगे तो आपको ये वेव फंक्शन का पता चल जाएगा कि परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद आपका वेव फंक्शन क्या होगा। क्या है ये ए एन क्या है, बेसिकली ए एन इज इक्वल टू ए एन 0 प्लस ए एन 1 लैम्डा ए एन 2 प्लस एन सो ऑन। ए एन 0 अगर हमने ए एन 0 लिया जिसका मान 1 है, वो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है। कौन सा, H0 फाई एन इज इक्वल टू ई एन फाई एन, इससे आपको ये मिलता है एन 0 से। बाकी अगर आप परटर्बेशन अप्लाई हो जाता है, अगर आपको फर्स्ट परटर्बेशन तक निकालना है तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, सेकंड तक निकालना है तो इसको भी ऐड करके जो वेव फंक्शन आएंगे वो हम फर्स्ट परटर्बेशन के लिए आएगा दिस प्लस ए एन का ये मान और ये। तो इस तरह से हम वेव फंक्शन निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर तक, सेकंड ऑर्डर तक, थर्ड ऑर्डर तक। लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके मोड का स्क्वायर कर देते हैं। जब आप इसके मोड का स्क्वायर करोगे, इसका मान 1 है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो मिलेगी ए के 1 के स्क्वायर से। बाकी सब ये आपको 1 देगा, ये आपको 1 दे देगा, क्योंकि मोड का स्क्वायर क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे, दोनों आपको 1 दे देंगे। तो अगर ट्रांजिशन के प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो ए के 1 के का मोड स्क्वायर आप निकाल लेंगे तो आपको ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो क्या होगा, ट्रांजिशन ए के 1 का स्क्वायर मोड का यहां से माइनस एच के एम एच क्रॉस ओमेगा के एम मोड का स्क्वायर एंड ई की पावर आई ओमेगा के एम टी -1 का स्क्वायर। अब इसको देख लेते हैं, ई की पावर आई ओमेगा के एम टी क्या है। ई की पावर आई ओमेगा के एम टी -1, इसको क्या ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, के ओमेगा के एम टी के बजाय एक्स मान लेते हैं। ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर आई एक्स -1 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसमें से क्या किया, आई एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया, आई एक्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आई एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ आएगा 1 अपॉन आई एक्स बाई 2, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस आई एक्स बाई 2। ये आपको याद होगा, ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। पता ही है सबको।
तो इसमें 2i की और मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ जाएगा, लिमिट 2i e की पावर i x बाई 2 अपॉन 2i नीचे आएगा तो ये आ जाएगा साइन x बाई 2। अब अगर हम इसके मोड का स्क्वायर करें तो इसके मोड का भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ इनका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों आपको 1 देंगे, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 का आ जाएगा 4x बाई 2 और x हमने क्या मांगना था, ओमेगा के टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2, तो इसका मान क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, a के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एच डैश के एम अपॉन एच क्रॉस ओमेगा के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2। अब इसको अगर हम प्लॉट करें साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 अपॉन एच क्रॉस ओमेगा के एम ओमेगा स्क्वायर के एम और ओमेगा के एम के बीच में, तो हमको एक इस तरह का ग्राफ मिलता है। ओमेगा के एम 0 2 पाई बाई टी माइनस 2 पाई बाई टी 4 पाई बाई टी 6 पाई बाई टी, इस तरह से। और इधर ले लिया हमने क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 अपॉन ओमेगा के एम स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक इस तरह का कर्व मिलता है। जो एक मेन मैक्सिमम मिलता है ओमेगा के एम 0 के आसपास और बाकी सेकेंडरी मिलते हैं जो कि कम होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम ये जो कर्व हैं इनके अंदर जो एरिया है ये आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बताता है। इसका मतलब है जो मैक्सिमम ट्रांजिशन होते हैं वो कंटिन्यूम में होते हैं और मेन पीक जो आपकी मेन पीक है इसके अंडर होते हैं। तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं हम, साइन स्क्वायर ओमेगा, ये जो टर्म है ओमेगा के एम टी बाई 2 एंड अपॉन ओमेगा स्क्वायर के एम, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स टी बाई 2 एक्स स्क्वायर, यानी कि ओमेगा के एम को क्या मान लिया, एक्स मान लिया फॉर सिंप्लिसिटी, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन आपको पता है तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि स्क्वायर है तो एक्स टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, एक्स टी बाई 2 माइनस एक्स टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स टी की पावर 5 अपॉन 5 और इसका होल स्क्वायर। अब हायर ऑर्डर टर्म्स हम इसमें से नेग्लेक्ट कर देते हैं, आगे की सारी, इसका स्क्वायर। तो ये क्या है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचा, टी स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या है, ये वाई डायरेक्शन है, यानी कि जो मेन आपका पीक है उसकी जो हाइट है वो किस पर डिपेंड कितनी है, टी स्क्वायर बाई 4। टी क्या है, टाइम है जिसके लिए हमने अपना परटर्बेशन अप्लाई किया। तो अगर टाइम ज्यादा होगा तो ये इसकी पीक उतनी ही ज्यादा
ऊंची होती चली जाएगी। अब ये विड्थ देख लेते हैं, ये विड्थ कितनी है, एरिया तभी तो निकलेगा पीक के अंडर का। तो विड्थ कैसे निकालेंगे? विड्थ के लिए क्या है, जहां पर हमारी ये वाई एक्सिस, वाई का मान 0 हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई टू अपॉन ओमेगा के एम स्क्वायर का मान 0 है। कहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई टू इज इक्वल टू 0 और ओमेगा के एम टी बाई टू, साइन 0 कहां पर होता है, साइन का मान 0 कब होता है, 0 पर, 180 पर, तो प्लस माइनस आर पाई, आर का मान क्या है 0135 और ओमेगा के एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आर 2r पाई अपॉन टी। तो r इक्वल टू 1, 2 पाई बाई टी माइनस 2 पाई बाई टी प्लस 2 पाई बाई टी, 2 रख दिया तो 4 पाई बाई टी 4, 3 रख दिया तो 6 माइनस 6, तो ये आ जाएगा। तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, 2 बाई टी, 4 बाई नहीं क्या है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी माइनस और माइनस 2 पाई बाई टी, तो ये आ जाएगा क्या 4 पाई बाई टी। तो एरिया इस कर्व के अंदर एरिया क्या होगा, हाइट मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, तो टी स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई अपॉन टी, तो इससे ये कट गया, तो ये टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि जो एरिया है मेन पीक के अंडर वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी के। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा टाइम के साथ आप के लिए आप परटर्बेशन अप्लाई करोगे, इसके अंदर का जो एरिया है वो उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम ट्रांजिशन है वो इसी मेन पीक के अंदर कंटिन्यूएशन में होंगे। तो ये था कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट मेथड या टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, हमने इसको देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन रूल। ट्रांजिशन रूल मतलब ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम, जिसको फर्मी गोल्डन रूल का नाम भी दिया जाता है।